नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। वीर सावरकर, इन्हें हिंदुस्तान इसलिए याद करता है कि अंग्रेजों के काला पानी की सजा को इन्होंने मादरे वतन के लिए भोगा था। इन्हें इसलिए भी याद किया जाता है कि हिंदुत्व की बुनियाद पर राष्ट्रवाद की अलख जगाई थी वीर सावरकर ने। लेकिन यही शख्सियत कुछ लोगों की आंखों में खटकती है और उसी के आधार पर वो दंगों का साजो सामान तैयार करने लगते हैं। तो आज इंडिया चाहता है मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर की तस्वीर को हटाकर नफरत भरे दंगों को हवा दी गई। मैं सवाल भी उठाऊंगी कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का खात्मा आखिर कब होगा, और आप ये भी देखेंगे कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी किस मामले में हैं कि मानते ही नहीं। तो शुरुआत शिमोगा में फैली नफरत से करते हैं। आखिर सावरकर की तस्वीर लगाने पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जब हम आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सावरकर को बड़ी शिद्दत से याद किया, तो उनकी तस्वीर फाड़कर वहां टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या सावरकर के बहाने नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है? यह हमारा आज का सवाल है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। और अब देखिए कि शिमोगा में कैसे वीर सावरकर की तस्वीर पर हंगामा मचा हुआ है और उसके बाद कैसे दंगे का माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। तो कर्नाटक के शिमोगा में कुछ लोग तिरंगे को जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तिरंगा वीर सावरकर के पोस्टर के ऊपर लगा था। वीर सावरकर के जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया, कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री वीर सावरकर का नमन कर रहे थे, तो शिमोगा में कुछ लोग वीर सावरकर का पोस्टर हटाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे थे। कौन है वीर सावरकर का अपमान करने वाली ये उपद्रवी? कौन है जिन्हें सावरकर की तस्वीर पर ऐतराज है? कौन है जो सावरकर के बहाने सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रच रहे हैं? शिमोगा में वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर सोमवार को जमकर हिंसा हुई। दरअसल शिमोगा के अमीर अहमद सर्किल पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर सावरकर का पोस्टर लगाया गया था। इस पोस्टर के ऊपर 2 तिरंगे झंडे भी लगे थे। अचानक यहाँ कुछ लोग आए और पोस्टर हटाने की कोशिश करने लगे। पुलिस के साथ उनकी छीना झपटी हुई। इस वक्त पूरे शिमोगा टाउन में कर्फ्यू है और ये जो आप बिजली का खंभा देख रहे हैं, पूरा विवाद यहीं पर लगाए गए वीर सावरकर के पोस्टर्स को लेकर शुरू हुआ। एक समूह ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया, जिसके बाद दूसरे फैक्शन ने उस पर आपत्ति जताई और टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने की कोशिश की गई। इस बीच वीर सावरकर के पोस्टर को डैमेज भी किया गया, जिसके बाद दोनों समूह के बीच एक तरह से विवाद छिड़ गया। तनावपूर्ण स्थिति और भी ज्यादा तब हो जाती है जब कल प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति को जो है स्टैप किया जाता है, उस पर धारदार चाकू से जो है हमला किया जाता है। जिस शख्स पर हमला हुआ वो कपड़े की दुकान में काम करता था और सावरकर के पोस्टर से उसका कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान का रहने वाला है जो यहाँ पे कपड़े की दुकान में काम करता था और वो इससे उसकी इस कल की जो ये फ्लेक्स वाली घटना है उससे कोई संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है। और उसको कुछ दुष्कर्मी जो कह सकते हैं वो आके उनको जो है उस पर स्टैबिंग की है। वो 4 लोग थे, उसमें से A1 जो है वो जबीउल्ला
उसकी गिरफ्तारी रात 3 बजे हुई है। उसने जो है पुलिस टीम पर वो हमला करने की कोशिश की। पिछले कुछ वक्त से कर्नाटक कट्टरपंथियों की नई प्रयोगशाला बनती जा रही है। पहले प्रवीण नेट्टारू और उसके बाद नेट्टारू की हत्या का बदला लेने के लिए फाजिल की हत्या हुई और अब वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर एक शख्स पर हमला हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू था। वो एक हिंदू है, हिंदू तो तलक लगाते ही हैं, लेकिन तलक नहीं लगाया रहता तो वो तलक लगाया इसलिए टारगेट हुआ ये। और वो तो पोस्टर लगा भी नहीं सकता, वो तो खाली दुकान में ही बैठते हैं। प्रेम सिंह का सावरकर के पोस्टर से कोई लेना देना नहीं था, न ही हमलावरों से कोई दुश्मनी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने माथे पर टीका लगाया हुआ था। सोमवार की घटना के बाद पूरे शिमोगा में तनाव है। सुरक्षा बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। शिवमोगा में चल रहे कम्युनल टेंशन के बीच इस वक्त एक डर का माहौल गांधी मार्केट में इस वक्त देखा जा रहा है। हालांकि पूरे टाउन में इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर प्रेम सिंह नाम के राजस्थान के रहने वाले एक युवक की चाकू गोद कर हत्या करने की कोशिश की गई। प्रेम सिंह को वहां से घसीटकर यहां तक लाया गया, उसके बाद यहां पर चाकू से जो है वार किया गया उस पर। हालांकि उसका भी फिलहाल इलाज चल रहा है। दरअसल सावरकर के पोस्टर के खिलाफ माहौल सोमवार को नहीं बना, बल्कि पोस्टर को लेकर विवाद 14 अगस्त से ही शुरू हो गया था। पोस्टर लगाने को लेकर एसडीपीआई ने रविवार को ही प्रदर्शन किया था। कर्नाटक के गृह मंत्री का कहना है कि हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ನು ಇಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟು 4 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದ್ದು। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बोम्मई सरकार को घेर रही है। People wants to go out to celebrate of the Indian independence of the 75th year, but Shimoga, it has become a Kashmir. Can you understand, Mr. Bommai? Can you understand, Mr. Home Minister? What you people wants to do for the Shimoga? वीर सावरकर आजादी के वो सेनानी जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, अंग्रेजों के बेहिसाब जुल्म सहे, देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। सावरकर पर राजनीति दो फाड़ है तो समाज का एक वर्ग भी सावरकर के बहाने हिंसा के खेल में लगा हुआ है। शिमोगा से पिंकी राज पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। सावरकर के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। सीमित नहीं है सावरकर, सावरकर एक विस्तार है। लेकिन उन्हीं सावरकर के हीरो होने पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर आजादी का एक नायक कैसे विवादों का सेंटर बन गया और क्यों सावरकर के नाम पर लोग बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको समझाती हूं। दरअसल सावरकर की पहचान एक त्यागी और बलिदानी राष्ट्र नायक की है, लेकिन उनका विरोध करने वाले कहते हैं कि उनकी सारी सोच हिंदुत्ववादी विचार पर आधारित थी। सावरकर को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी, वो अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में कैद थे। उनके विरोधी कहते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांगकर और उनका पक्षधर बनकर सावरकर ने अपनी सजा माफ कराकर अपनी जान बचा ली थी। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर पहचान उस पर किताब लिखकर सावरकर ने ही दिलाई थी। लेकिन उनके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि वो द्विराष्ट्रवाद के समर्थक थे, यानी भारत के धर्म के नाम पर विभाजन के, हिंदुस्तान के बंटवारे के सावरकर पक्षधर थे। ये विरोधी कहते हैं उनके। सावरकर के पक्षधर कहते हैं कि सावरकर का हाथ गांधी की हत्या में हरगिज नहीं था, लेकिन विरोधी कहते हैं कि गांधी की हत्या की जांच के लिए बने जीवनलाल कपूर कमीशन ने उन्हें गांधी की हत्या की साजिश का आरोपी ठहराया था। तो सावरकर के पक्ष विपक्ष में अमूमन दी जाने वाली दलीलें आपने देखी, लेकिन आज के दौर की जरूरत वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर सवाल दागने की नहीं, बल्कि जरूरत है पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठनों पर नकेल कसने की। कर्नाटक के शिमोगा में दंगा ब्रिगेड एक्टिव हुई तो इसलिए कि पीएफआई का उससे कनेक्शन जुड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप।
सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान। एक तरफ हिंदू संगठन, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान सेना। कर्नाटक के शिमोगा में हुई हिंसा क्या सावरकर और टीपू सुल्तान के सम्मान की सिर्फ लड़ाई भर है या फिर इसके पीछे है धर्म की कट्टरवादी साजिश? क्या ये घटना वीर सावरकर के विरोध और समर्थन में दो गुटों के बीच पैदा हुए तनाव का असर था या फिर नफरत फैलाने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी? और जब भी नफरत वाली साजिश की बात होती है तो एक संगठन का नाम सबसे पहले आता है, वो नाम है पीएफआई का। अब इस घटना से साजिश के तार कैसे जुड़ रहे हैं, पहले उसे समझ लीजिए। इस घटना में जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 2 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। पकड़ा गया नदीम सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी है। 2016 में गणेश विसर्जन के दौरान इसने जुलूस पर चप्पल फेंकी थी। प्रेम सिंह को चाकू मारने वाला जबीउल्ला पेशेवर अपराधी है। Nadeem, in 2016 there was an incident, a communal incident, so he has got the past history of being involved in communal incident. पुलिस को यूं ही नहीं लग रहा कि इन दोनों के तार किसी गहरी साजिश से जुड़े हैं, बल्कि इसके पीछे हैं वो कड़ियां जो इशारा कर रही हैं कि सावरकर के पोस्टर के जरिए नफरत वाली हिंसा की साजिश रची गई। और अभी जो है उनको पुलिस कस्टडी में लेके उसको जो है हम क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछताछ करेंगे कि इनको की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट या इनको कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, इनका कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध, इस तरह का कुछ है वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। चेहरा छिपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद चाकूबाजी की घटना, ये सब अनायास नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। 14 अगस्त को एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन भी इसका लिंक पीएफआई से जोड़ रहा है। फिलहाल पुलिस जो है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या उनकी कोई पीएफआई से लिंक थी या किसी भी तरह से कोई और इस पूरी साजिश के पीछे था, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं प्लान दिखाई दे रहा है। तमाम तैयारियों के साथ कहीं ना कहीं आरोपी आए थे। कर्नाटक में हुई पिछली कई घटनाओं के तार पीएफआई से जुड़ते रहे हैं। प्रवीण नेट्टारू की हत्या में भी पीएफआई के शामिल होने का शक है। अब श्रीराम सेना हिंसा में शामिल लोगों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। एसडीपीआई पीएफआई संगठन इन्होंने ही किया है, तो ये संगठनों को मैं कहता हूं एनकाउंटर करना चाहिए। देशद्रोही है ये। कर्नाटक बीजेपी भी कह रही है कि किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा और अगर पीएफआई का लिंक मिला तो उस पर बैन लगेगा। हिंदू समाज उठ गया तो ये राष्ट्रद्रोही एक्टिविटीज नहीं बचेगा। तो एसडीपीआई पीएफआई को बैन करने के लिए हम कर्नाटक में हम सबको इच्छा है। केंद्र सरकार क्या करता है हम देख रहे हैं। केरल से लेकर कर्नाटक तक और बिहार से तेलंगाना तक देश के खिलाफ हो रही साजिश का पीएफआई लिंक सामने आ रहा है। सवाल ये है कि नफरत का जो जहर पीएफआई फैलाने की कोशिश में है उसे कैसे रोका जाए। आखिर कब लगेगा पीएफआई पर बैन? शिमोगा से पिंकी राज पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है, इसका जाल देश में किस तेजी से बढ़ा है, इसको आप इस बात से समझिए कि इसका नेटवर्क 23 राज्यों में फैला है और इसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है। तो बात जब आज कर्नाटक में दंगा ब्रिगेड का हिस्सा बनने वाली पीएफआई की हो रही है, तो मैं पीएफआई के कनेक्शन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूं। पीएफआई का के कनेक्शन मतलब हुआ इसका केरल और कर्नाटक में बड़ा नेटवर्क। इन राज्यों में पीएफआई 3 कट्टर मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना है। कर्नाटक में पीएफआई ने आरएसएस के खिलाफ मुहिम में खुलकर हिस्सा लिया। 2016 में कर्नाटक में आरएसएस के नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप इसी पीएफआई संगठन पर लगा। 2010 में केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ इसलिए काट दिया गया कि उन्होंने कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद पर सवाल उठाए थे और कटघरे में यही पीएफआई
केरल पुलिस ने 5 साल पहले एनआईए को लव जिहाद के 94 केसेस सौंपे, जिनमें पीएफआई का सीधा संबंध था। यह इतना खतरनाक संगठन है कि केरल हाईकोर्ट भी इसे चरमपंथी संगठन बता चुका था। देखिए, जो सांप्रदायिक कट्टरता होती है, भले ही किसी भी सांप्रदाय की हो, वो समाज में नफरत फैलाती है। और ऐसा ही नफरत का माहौल वंदे मातरम पर महाराष्ट्र में फैलाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र का संस्कृति मंत्रालय जल्दी ही आदेश जारी करने वाला है कि सरकारी बाबू फोन उठाकर हेलो नहीं बल्कि वंदे मातरम कहेंगे। बस कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं जो इसके खिलाफ अड़ गए हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। जो धुन संसद में बजती है, जिस बोल को सुनते ही जोश हिलोरे मारने लगता है, वंदे वंदे वंदे, जिस गीत के हर शब्द में भारत समाया है, वंदे मातरम, वही वंदे मातरम अब विवादों में आ गया है। वंदे मातरम, इस भूमि को हम नमन करते हैं। वंदे मातरम वगैरह जो बोलना है, ये इस्लाम में इसकी ममानियत है। ये भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक एजेंडा है। वंदे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले वंदे मातरम पर धर्म की तलवार से लकीरें खींची जा रही हैं। जो गीत आजादी के मतवालों की धड़कन था, उस पर मतभेद पैदा किया जा रहा है, क्योंकि चंद मुस्लिम धर्मगुरुओं को यह बात गवारा नहीं कि आखिर हेलो बोलने की जगह महाराष्ट्र सरकार कैसे अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए वंदे मातरम जरूरी कर सकती है। ये एक अकेला देश है जो अपने देश को माता मानता है। भारत माता की जय। पाकिस्तान माता की जय कोई नहीं कहता, क्योंकि हमारी ये भूमिका है, हम इसे माता मानते हैं। तो इसका नमन करना, इसका वंदन करना, इसको जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, ना कोई राग है। मुंगटीवार के मन में द्वेष हो चाहे न हो, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं के मन में 100 मन नाराजगी है, जो नहीं चाहते कि वंदे मातरम अनिवार्य हो। हमारा मुल्क हमको अजीज है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसकी परस्तिश नहीं करते, इसकी पूजा नहीं करते। पूजा सिर्फ हमारे यहाँ पर अल्लाह की होती है और लफ्ज़ उसके अंदर पूजा का तस्वुर है, इसलिए उसका मुसलमान मुखालिफत करता है। ये जो नारा है, ये देश की भावना और संविधान की भावना के खिलाफ है। लिहाजा मैं समझता हूँ चलने वाली बात नहीं है। ये अपनी कमजोर सरकार को कुछ दिन के लिए स्थापित रखना चाहते हैं, वो इसलिए इस तरह विवादास्पद बातें कर रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान जिस वंदे मातरम को बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, वो तब से गाया जा रहा है जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, और इसी गीत के साथ ही आजादी की पहली सुबह हुई थी। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। जिस गीत पर तब आपत्ति नहीं हुई, उसके एक शब्द पर धार्मिक संग्राम किया जा रहा है। वंदे मातरम को हर बार बेवजह विवादों में घसीटने वालों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब भी करारा जवाब दिया था। कुछ भी हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, और अगर वंदे मातरम के रूप में हम उसी माँ का वंदन करते हैं। वंदे मातरम, इसमें मूर्ति पूजा कहाँ से आती है? इस्लाम भी अपने ढंग से आदर व्यक्त करता है। जो हज करने के लिए गए थे वो मुझे बताते हैं कि वहां जाते हैं तो जो पवित्र पत्थर है उसको चूमते, माथा टेकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए भी धरती चाहिए। नमाज धरती पर ही पढ़ी जा सकती है, आसमान में नहीं।
आज जिस राष्ट्र ध्वज की परछाई में भारत फल फूल रहा है, उस राष्ट्र ध्वज के मूल अस्तित्व में भी वंदे मातरम ही समाया है। क्या नाम है अपना जहां में। ये राष्ट्र ध्वज 1906 में कोलकाता में पहली बार फहराया गया था। अशोक चक्र की जगह तब वंदे मातरम लिखा था। इसमें नीचे चांद और सूरज था, ऊपर कमल के 8 निशान थे। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने अमूल चूल परिवर्तन के साथ जिस राष्ट्र ध्वज का स्वरूप सामने रखा, उसमें भी वंदे मातरम को जगह दी गई। वंदे मातरम, जरा इसे गहराई से समझिए, क्योंकि महज ये गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना की एक मुनादी है। जिसके दिल में देश के लिए रसधार नहीं बहती, मादरे वतन के लिए जिसके दिल में मोहब्बत का जज्बा नहीं, वो दिल नहीं पत्थर है। जब देश गुलाम था तो आजादी की लड़ाई में यही वंदे मातरम का गीत प्रेरणा स्रोत था। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे आजादी के दीवानों ने वंदे मातरम को गाते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। जिन लोगों को लगता है कि वंदे मातरम गाने से उनके धर्म की तौहीन होती है, उन्हें वीर शहीद अशफाक उल्लाह खान से सीखना चाहिए, जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए मौत को गले लगा लिया। 30 साल पहले संसद सत्र शुरू होने पर इस राष्ट्रगीत के गाने का चलन शुरू हुआ। 2006 में जब वंदे मातरम गीत के 100 साल पूरे हुए तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने इसे स्कूलों में गाना अनिवार्य बनाया था। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीयता का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आतंकवाद की बंदूकें धरती की इस जन्नत को छलनी करना चाहती हैं। आज भी वहां एक कश्मीरी पंडित की आतंकवादियों ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ हत्या कर दी और उसका दूसरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब वक्त की पुकार है कि इस आतंकवाद का समूल नाश हो। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। 3 साल 11 दिन पहले जम्मू और कश्मीर की फिजाओं में विश्वास की एक नई हवा चली थी। वो ये कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी की खुशहाली लौटेगी। लेकिन आतंकवादियों की नापाक हरकतों से टकराकर वो हवाएं बारूदी दुर्गंध से भर गई हैं। फिर उसी टारगेट किलिंग की दास्तां शोपियां में दोहराई गई। शोपियां के छोटी पोरा में एक आतंकी हमला हुआ। अपने पुश्तैनी गांव के सेब के बागान में 2 कश्मीरी पंडित भाई सुनील कुमार भट्ट और पिंटू कुमार भट्ट काम कर रहे थे कि आतंकवादियों ने अचानक तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुनील भट्ट की जान चली गई, जबकि पिंटू कुमार अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि जिए तो जिए कैसे ऐसे हाल में। घर में थे, बाग में थे, क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है, हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है, ना हमारे पास नौकरी है, ना कुछ है, हम क्या करेंगे। कश्मीर घाटी में हिंदुस्तान के प्रति नफरत का जो जहर पाकिस्तान ने बोया है, वो जहर जब तब आतंकवादियों की बंदूकों से निकलता है। उनके निशाने पर होते हैं कश्मीरी पंडित या फिर दूसरे राज्यों से घाटी में आकर गुजर बसर करने वाले आम लोग। अब सुनील भट्ट की हत्या के बाद घाटी फिर से सन्नाटे में है। आतंक के खात्मे के लिए बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। सुरक्षा बलों की बंदूकें आतंकवाद की तरफ निशाना साधे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि घाटी में टारगेट किलिंग कब खत्म होगी। कश्मीरी पंडितों पर मौत का साया कब तक मंडराता रहेगा। आतंकवादियों का समूल सफाया कब होगा। कब घाटी फिर से आतंकवाद का अड्डा नहीं बल्कि आम कश्मीरियों का बसेरा बनेगी।
इन सवालों के जवाब में प्रशासन की जुबान पर खामोशी है और लोगों के चेहरे पर गुस्से का भाव। बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद घाटी में जो आशा की किरण चमकी थी वो आतंकवाद की धुंध में कहीं कमजोर न पड़ जाए। प्रशासन की कोशिश कश्मीरी पंडितों को बसाने की है, उन्हें घाटी में नौकरियां और घर देकर रहने का स्थायी बंदोबस्त करने की है। लेकिन जिस तरह आतंक की गोली आम लोगों को छलनी कर रही है, उसकी तीखी प्रतिक्रिया राजनीतिक गलियारों में भी खूब हो रही है। बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया है। बहुत जल्द ये आतंकवादी जो इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। तमाम जो निर्णय लिए गए उन सब पे एक व्हाइट पेपर अब इन्हें देश के सामने रखना चाहिए कि आखिर क्यों इनकी कश्मीर की नीति लगातार विफल होती चली जा रही है। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का पुरजोर विरोध करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, भारत सरकार का एक शुतुरमुर्ग की तरह का व्यवहार जारी है, जिसका सिर रेत के नीचे गहरा दब जाता है। केंद्र सरकार ये जो कृत्रिम शांति दिखा रही है, जम्मू कश्मीर का हर निवासी उसका चारा बन गया है। जिस वक्त देश तिरंगे की आन बान शान पर बलिहारी जा रहा था, उसी वक्त घाटी में आतंकवादी बेगुनाहों की जान लेने की साजिश रच रहे थे। इंडिया चाहता है में अब बात एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते। 14 अगस्त को असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से मुस्लिम क्रांतिकारियों का नाम लेंगे। अच्छा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अशफाकुल्ला खान से लेकर बेगम हजरत महल तक के नाम का जिक्र कर दिया। अब ओवैसी से जब इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, मिठाई बांटूं। समझ नहीं आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर चाहते क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। देश कृतज्ञ है अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, बेगम हजरत महल। भारत की जंग आज़ादी के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम लिए तो क्या करूं, मिठाई बांटूं मैं, क्या करूं, मिठाई बांटूं मैं, क्या करूं, मिठाई बांटूं मैं। ओवैसी को ये गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस पिच पर वो खेलने के लिए उतरे हैं, उसी पर औंधे मुंह गिरेंगे और अपनी ही नाक जमीन पर दे मारेंगे। वाहवाही लूटने के लिए ओवैसी ने ठीक 14 अगस्त की शाम को चैलेंज दे दिया कि क्या पीएम मोदी लाल किले से मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से न सिर्फ नाम लिया बल्कि अशफाकुल्ला खान और अवध की वीरांगना बेगम हजरत महल का महिमा मंडन भी किया। देश को याद दिलाया कि ऐसी आजादी ऐसे ही क्रांति वीरों और वीरांगनाओं की कुर्बानी की बदौलत है। ये ना होते तो हम खुली हवा में सांस भी ना ले पाते। बस फिर क्या था, ओवैसी की सारी ठसक रखी की रखी रह गई। उनसे इस पर सवाल जवाब ना हो, इसीलिए वो कश्मीर का मुद्दा लेकर हाजिर हो गए। लेकिन पत्रकारों ने उनसे उनका हाले दिल पूछ ही लिया और ओवैसी बिफर गए। भारत की जंग आज़ादी के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम लिए तो क्या करूं, मिठाई बांटूं मैं।
यहाँ ये भी जान लीजिए कि ओवैसी के दबाव में पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। अशफाक उल्लाह खान और बेगम हजरत महल के कद की बराबरी ओवैसी के सवाल कभी नहीं कर सकते। पीएम ने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए अपनी आहुति दी थी। इंडिया चाहता है में अब आपको दिखाते हैं कुदरत का क्रोध। इंसान कुदरत से जितनी छेड़छाड़ करता है, कुदरत का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है और फिर वो कभी सैलाब के रूप में, कभी सुनामी के रूप में और कभी बाढ़ के रूप में सामने आता है। इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कई हिस्सों पर बाढ़ का प्रहार जारी है। रिपोर्ट देखिए। ये साक्षात मौत के दर्शन है जो अपने साथ खतरे का नाद करती हुई आगे बढ़ रही है। ये पानी नहीं, तबाही की तेज धार है, वो धार जो अपने साथ सब कुछ बहाती हुई आगे बढ़ रही है। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे भी जड़ से उखड़कर इसके साथ बह रहे हैं। मकानों का मलबा भी इसमें नजर आ रहा है। इंसान हो, दरख्त हो या पत्थर की चट्टान, इस प्रचंड वेग को रोकने का साहस किसी में नहीं। जो भी इसकी जद में आएगा वो मौत के मुंह में जाएगा। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं, जहां बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई। ऐसी तबाही कि मकान बह गए, 29 लोग मौत के मुंह में समा गए। कुदरत जब अपने पर आती है तो सारी सीमाएं तोड़ देती है। अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान, सैलाब का कहर हर तरफ है। ऐसा कहर जिसकी चपेट में इंसान भी हैं, भगवान भी। ओडिशा का कटक हो या फिर मध्य प्रदेश का मंदसौर, लगातार बारिश का असर देखिए। बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया है कि भगवान का घर तक डूब गया। यह मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर है जो पूरी तरह डूब चुका है। मंदिर के अंदर पानी घुस चुका है। इस मंदिर में बेहद दुर्लभ पशुपतिनाथ का अष्टमुखी शिवलिंग है जिसके 8 मुख पानी में डूब गए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वर्षों बाद मंदसौर के लोगों ने नजारा देखा है। हालांकि भोलेनाथ में आस्था रखने वाले लोग इसे अच्छा शगुन मान रहे हैं। महादेव का जलाभिषेक हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और इस तरह से अभिषेक होता है तब लोगों को संतुष्टि हो जाती है कि इस बार अच्छी वर्षा हुई है और अपने आगे आने वाला समय भी अच्छा ही रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। मैंने आज सवाल आपके सामने ये रखा था कि क्या सावरकर के बहाने नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है? जवाब आंकड़ों के जरिए अब आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर 68% लोगों को लगता है हाँ, नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है, सावरकर महज बहाना है। हालांकि 32% ने ना में जवाब दिया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जानिए आप। बिहार को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। बिहार को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद हैं। करीब 6:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अब तक ये बैठक चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे बीजेपी दफ्तर से। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत, न्यूज रूम से विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रविकांत के पास चलते हैं और जानते हैं रविकांत से कि इस बैठक के केंद्र में जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, रविकांत, किस तरीके की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए, इस कोर कमेटी की बैठक है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अब जो कि गैर बीजेपी की सरकार वहां पर है, तो सदन के अंदर बीजेपी की क्या रणनीति होगी। दूसरी, बिहार में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी। और तीसरे ये भी कि 2024 को देखते हुए अब क्या कुछ रोड मैप तैयार करना है और संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस मीटिंग के कुछ दिनों। बिल्कुल, तो बड़े फैसलों का इंतजार रहेगा जो इस मीटिंग से सामने निकल कर आएंगे। इस बीच विकास भदौरिया, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार, उसी दिन बीजेपी का बिहार को लेकर यह मंथन, नई सरकार के लिए इस मंथन के जरिए क्या कोई संदेश भी छिपा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी यहाँ से इस बैठक के जरिए उन तमाम पहलुओं पर विचार करेगी जो भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम आरोप जो लगे हुए थे आरजेडी के नेताओं के ऊपर और जिसको लेकर नीतीश कुमार ने पिछली बार गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे।
अब वो भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट में हैं, उन मामलों पर, तमाम मामलों पर ईडी भी अभी आपको पता है कि इंक्वायरी कर रही है। तो तमाम उन मामलों को ज़मीन पर एक बार फिर से आंदोलन के ज़रिए जनता के बीच ले जाने की कोशिश होगी। और देखिए, इस बीच लगातार कुछ खबरें ऐसी आई कि जंगल राज कमिंग बैक, इस तरह का जो है वो मैसेज दे रही है। आनंद मोहन की घटना हुई, वो गेस्ट हाउस में ठहरे रात में, जबकि जेल में उनका ठिकाना होना चाहिए था। इसके अलावा संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं ताकि संगठन के भीतर एक करंट का प्रवाह तेज किया जा सके। और विपक्ष की नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई अपडेट सामने निकल कर आएगा, इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे जुड़ा आप तक पहुंचाएंगे। और अब आगे देखिए कैसे आज बना बिहार में नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 31 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है। इसमें आरजेडी के 16 और जेडीयू के 11 मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के भी 2 विधायक मंत्री बने हैं, जबकि हम के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को भी जगह मिली है। शपथ ग्रहण में सबसे पहले जिन 5 नेताओं ने शपथ ली, उसमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे। तेज प्रताप यादव के अलावा पहली बार में जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। आरजेडी के आलोक मेहता और कांग्रेस के आफाक आलम पहले 5 लोगों में शामिल रहे। तेज प्रताप यादव को वन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। विभागों का बंटवारा होते ही तेज प्रताप ने कामकाज संभाल लिया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के अपने पुराने मंत्रियों को रिपीट किया है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, लेसी सिंह और मदन सहनी जैसे पुराने नेताओं को फिर से मंत्री बनाया है। मंत्री नीतीश कुमार को आप लोग पीएम पद का उम्मीदवार बना रहे हैं। नहीं, ये देश के जो हमारे तमाम विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के जो जितने दल हैं, उनकी सोच होगी कि ये नेता बने के रूप में देश स्तर पर आवे। ये हमारे और किसी मंत्रिमंडल के सदस्य तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे नेता देश के नेता हो जाए, देश के प्रधानमंत्री हो जाए। और यह तो बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात होगी कि बिहार से जो जितना काम, अच्छा काम उन्होंने बिहार को संवारने में, सजाने में किया है, बिहार के विकास में किया है, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने में के लिए किया है, सद्भावना के लिए उन्होंने काम किया है। तो देश स्तर पर अगर वही काम करने का मौका किसी नेता को मिलेगा तो देशवासी निश्चित रूप से इसका स्वागत करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चित गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। साथ ही कोर टीम के पास रखे हैं अहम मंत्रालय। विजय चौधरी वित्त मंत्री बनाए गए हैं, तो संजय झा को फिर से जल संसाधन मंत्रालय मिला है। अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने ज्यादातर अपने पुराने मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। बहुत ही इनोवेटिव काम हम लोगों ने 1-2 जगह किया भी है, और जो अगले 1 साल में आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा वो इंट्रालिंकिंग का काम, जो छोटी छोटी नदियां हैं उसको जोड़ने का काम। शिवहर में, बलवा घाट में आपने देखा, नालंदा में भी इस टाइप का 1-2 योजना चल रहा है, और 5-6 योजना डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य के अलावा पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है। 2015 में जब तेजस्वी पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, तब भी उनके पास पथ निर्माण मंत्रालय था। हालांकि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय उनके भाई तेज प्रताप के पास था, जो इस बार तेजस्वी ने अपने पास रखा है। हमारी प्रायोरिटी टू सेव लाइफ, लोगों का हेल्थ में सुधार रहे, बेहतर व्यवस्था मिले, सुविधा मिले, लोगों का इलाज ढंग से हो, दवा मिले, यही तो काम है। ये तो सेवा है, काम क्या है, ये तो सेवा है। और हम लोगों ने साफ तौर पे, हमारे प्रधान सचिव यहाँ बैठे हुए विभाग के सब लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। नीतीश ने सजाई 2024 के लिए बिहार में अपनी सेना। जातिगत समीकरण का रखा ख्याल। तेजस्वी यादव सहित कुल 32 मंत्रियों में सबसे ज्यादा यादव जाति के 8 मंत्री बने। 5 मुस्लिम, 6 दलित, 6 स्वर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 कुशवाहा, 1 कुर्मी, 1 वैश्य को मिली जगह।
विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, आपने ओथ लिया उसी वक्त से कि एक खास जाति वर्ग का ये सरकार है, अधिक लोग उनके मंत्री बनाए गए हैं, बैलेंस नहीं है, तो इन सब पे क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई? अरे कौन छूटा है? मंत्रिमंडल के जरिए तेजस्वी यादव ने दिए बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत। आरजेडी कोटे से भूमिहार जाति के कार्तिक कुमार को बनाया मंत्री। इसी साल पटना से एमएलसी का चुनाव जीते हैं कार्तिक। एनडीए सरकार में भी 2 भूमिहार मंत्री थे। महागठबंधन में भी 2 भूमिहारों को मिली जगह। भूमिहार वोटरों की नाराजगी की वजह से बोचहां उपचुनाव में हारी थी बीजेपी। मास्टर के नाम से ज्यादा मशहूर है कार्तिक जी, आप मंत्री बने हैं, बहुत बहुत बधाई। इस मंत्रिमंडल में आपकी क्या भूमिका होगी, क्या करना? जो भी भूमिका हमको मिलेगा उसको हम बढ़िया से निर्वहन करेंगे। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि आप अनंत सिंह के काफी करीबी थे, आप बाहुबली। अनंत बाबू हमारे विधायक हैं, शुरू से उनके सब मतलब काम धाम में सहयोग कर रहे हैं, वो भी हमको सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। वही है, उसको दो मत कहा, उनसे सहयोगी हैं। आपके बारे में बोला था कि आप बाहुबली हैं, बाहुबली हैं। बहुत सारे केसेस आप मुकदमे, आप ही के नजर में होगा तो कोई नहीं कहता है। मुकदमे बहुत सारे आपके। मैं कोई मुकदमा नहीं है, 2-3 गो रोड जाम अच्छी जाम वाला जो होता है नेतागिरी वाला में, वही कोई मुकदमा हमने पर नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।